स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में अजय बुलूसु जो एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड गिव अप कर दिया यूएस में। ग्रीन कार्ड के पीछे तो बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग ईगरली वेट कर रहे होते कि उनको यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाए, लेकिन इन्होंने गिव अप कर दिया है। और ये जो स्टार्टअप फाउंडर है, इनके रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने गिव अप किया। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाई इंडियंस आर फेसिंग यूएस वीजा क्राइसिस। यानी अमेरिका का वीजा बहुत लोगों का सपना होता है, स्पेसिफिकली जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सपना होता है। तो आज हम समझेंगे कि जब इंडियंस जो फेस कर रहे हैं बहुत बड़ा क्राइसिस कि यूएस वीजा नहीं दे रहे हैं इंडियंस को ज्यादा, तो उस समय अजय बुलूसु ने, उनके पास तो ग्रीन कार्ड था, तो उन्होंने ये ग्रीन कार्ड गिव अप क्यों कर दिया, ये समझने की कोशिश करेंगे आज हमारे वीडियो में कि ये क्राइसिस क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि यूएस के वीजा लोगों को मिल नहीं रहे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा लोग यूएस वीजा, जिनके पास ग्रीन कार्ड भी हो रखा है यानी एक तरीके की परमानेंट रेसिडेंसी हो रखी है, वो गिव अप कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे आज। उसके पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए ये वाला ग्रुप, ये टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए ये वाला ग्रुप आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है वीजा। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां समझनी है कि भैया यूएस वीजा जो होता है वो कितने तरीके का होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि भाई क्या क्या तरीके का वीजा होता है और क्या क्या लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको वेबसाइट पे लेकर जाऊं जो यूएस इमिग्रेशन फाउंडेशन की है, तो पहला टाइप का वीजा होता है E1 वीजा। E1 वीजा किसको दिया जाता है? जिस देश के साथ यूएस की एक ट्रीटी होती है, जिस देश के साथ यूएस की ट्रीटी होती है उनको दिया जाता है। E1 वीजा इज अवेलेबल फॉर नॉन माइग्रेंट इंडिविजुअल, जो वहां रहने के लिए नहीं आ रहे हैं परमानेंटली, उनको दिया जाता है ताकि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंगेज कर पाए, यानी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो कर रहे हैं उसका वो व्यापार कर सके। दूसरा क्या होता है भाई? B1 वीजा। B1 वीजा किसके लिए होता है? B1 वीजा भी नॉन सिटीजन्स के लिए होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज में वहां यूएस जाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो कंसल्टिंग में हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, एजुकेशनल पर्पसेस से हो। जो भी नॉन सिटीजन्स होते हैं, यूएस के सिटीजन्स नहीं है, जिनको जाना है जहां वो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं, उनको B1 वीजा दिया जाता है। इसी तरीके से E2 वीजा होता है। अब ये E2 वीजा किस चीज के लिए होता है? ये भी नॉन इमिग्रेंट, जो आदमी परमानेंटली, इमिग्रेंट कौन होता है? जो परमानेंटली वहां जाकर सेटल होने के लिए जा रहा है। नॉन इमिग्रेंट क्या है? परमानेंटली सेटल होने नहीं जा रहे हैं, तो ये नॉन इमिग्रेंट को दिया जाता है जो वहां जाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगेन काम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीजा होते हैं, और जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट वीजा है वो सबसे पहला क्या है? H1B वीजा। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि हमारे देश में सर्विस सेक्टर के लोग जो जाकर अमेरिका में काम करते हैं उनको ये वाला वीजा चाहिए होता है, H1B। H1B visa is available to non-citizen who wish to perform services in specialty occupation, services of exceptional merit ability relating to Department of Defense, cooperative research and development, और सर्विसेज एज फैशन मॉडल एंड डिस्टिंग्विश मेरिट एंड एबिलिटी। तो H1B वीजा इन लोग को दिया जाता है जो लोग वहां जाकर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, और नॉन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है जो जहां जाकर सिर्फ काम करने जा रहे हैं, वापस अपने देश आ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या मायने रखती है, लोग को चाहिए होता है L1 वीजा। भारतीय नागरिकों को L1 वीजा चाहिए होता है। ये किसको दिया जाता है? कोई अमेरिकी कंपनी है जिसने आपको हायर किया, ठीक है, आपको नौकरी दिया, तो L1 वीजा इज नॉन इमिग्रेंट वीजा अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑफ यूएस एम्प्लॉयर्स हु विश टू ट्रांसफर एन एग्जीक्यूटिव ऑफ मैनेजर फ्रॉम वन ऑफ द एफिलिएटेड फॉरेन ऑफिस टू यूनाइटेड स्टेट। यानी मान लो मैकडॉनल्ड्स में आप काम कर रहे हो या मैं काम कर रहा हूं, मैं मैकडॉनल्ड्स के चाइना ऑफिस में काम कर रहा हूं या इंडिया ऑफिस में काम कर रहा हूं। अब मैकडॉनल्ड्स चाहता है कि मैं इंडिया ऑफिस छोड़कर उनके अमेरिकी ऑफिस में आकर काम करूं,
तो मैकडॉनल्ड्स को मेरे लिए L1 वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तो L1 वीजा है। लेकिन सबसे सॉट आफ्टर क्या होता है, सबको क्या चाहिए होता है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड। और ग्रीन कार्ड अजय बलूसू को मिला, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया। अभी ग्रीन कार्ड क्या है, ग्रीन कार्ड उनको दिया जाता है, यानी इफ यू आर एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ यूएस सिटीजन, यानी आप किसी अमेरिकी नागरिक के रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, तो आप एक को परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल सकती है, यानी सिटीजनशिप से एक कदम पीछे आप खड़े हो सकते हो, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा तो आपको बार बार वीजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास आप किसी यूएस अमेरिकी सिटीजन के रिश्तेदार होने चाहिए। जब आप ऐसे रिश्तेदार बनोगे तब आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, या तो आप एक अमेरिकी सिटीजन की पत्नी हो, पति हो, या आप उनके बच्चे हो, या आप उनके पेरेंट्स हो, तो ऐसी चीजें जब आपके पास होंगी तब आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो ये कई तरीके के वीजा हैं, H1B, K1, L1, O1, R1, डिफरेंट टाइप के वीजा होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने आपको बताए। अब यह सवाल उठता है कि जब इतने तरीके के वीजा हैं तो अजय बलूसू ने, ये जो अजय बलूसू हैं स्टार्टअप फाउंडर हैं, इन्होंने गिव अप क्यों कर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पे जाकर लिखा, देखिए उन्होंने लिखा, अजय बलूसू, उन्होंने अपने ट्विटर पे जाकर लिखा, ये स्टार्टअप फाउंडर है नेक्स्ट बिलियन AI के, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो मैपिंग और लोकेशन टूल बनाती है, जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं। उन्होंने पोस्ट किया कि वो अपने ग्रीन कार्ड को गिव अप कर रहे हैं, जो एक परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस होता है। लेकिन उनके इस पोस्ट पे कई सारे लोगों ने रिवर्ट किया, और कई सारे लोगों ने बोला कि यार हम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमने इतने साल लगा दिए हैं, हमको वीजा नहीं मिल रहा है, हमको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, यूएस का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि उनको मिल ही नहीं रहा है, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है इंडिया में कि जाकर वो अपना वीजा इंटरव्यू दे सके। क्यों? क्योंकि इंडियंस हु हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी इयर्स इन द क्यू फॉर सेम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, यानी बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन यूएस का जो सिटीजनशिप ऑफ इमिग्रेशन सर्विस है वो उनकी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो ये सारी समस्या हो रही है। अब समस्या का कारण क्या है ये समझना हमें जरूरी है। तो अगर हम आगे बढ़े तो उन्होंने अपना जो ग्रीन कार्ड था वो सरेंडर कर दिया, और उनके ग्रीन कार्ड सरेंडर करने का रीजन ये था कि उनको ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनको यूएस वीजा ही नहीं दे रहा था। तो भाई किसी को ग्रीन कार्ड मिला है, वो वहां का परमानेंट रेसिडेंट बन गया, वो वहां टैक्स दे रहा है, उसने वहां घर किराए पे ले लिया दिखाने के लिए कि भाई मेरा एक रेसिडेंस है वहां, लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी को वीजा नहीं मिल रहा है। तो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर कब तक रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई अब हम बड़े दिनों से सिंगापुर में रह रहे हैं, अब हम अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं, हमें नहीं रहना यूएस में। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट पे बहुत सारे रिप्लाईज आए कि सबने अपनी फ्रस्ट्रेशंस बताई कि वो भी इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। अब अगर हम डेटा पे ध्यान दें, ठीक है, गेटिंग टू यूएस इज नॉट इजी, मतलब यूएस में वीजा पाना आज के समय बहुत कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, कैसे? 3.5 लाख इंडियंस आर स्टक इन ग्रीन कार्ड बैकलॉग अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय USCSI, यानी 3.5 लाख भारतीय मूल के लोग अपने ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं और उनका ग्रीन कार्ड इशू नहीं हो रहा, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। इसके अलावा एक और समस्या, बहुत सारे लोग मान लो जो H1B वीजा पे गए हैं, जो सर्विस सेक्टर में गए हैं, उनका क्या हो रहा है, H1B वीजा एक्सपायर कर गया, अब उनको भारत वापस आना पड़ेगा वीजा रीइश्यू कराने के लिए। लेकिन वीजा रीइश्यू कराने के लिए जो अमेरिकन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट चाहिए होती है वही नहीं मिल रही है। तो अगर वो इंसान यूएस से वापस आ गया तो वो वापस नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से भी अटके हुए हैं यूएस में, क्योंकि उनका रिन्यू नहीं हो रहा है। तो समझिए,
even though Indians get the largest number of H1B visa allotment every year, which is usually over 70%, 70% H1B visa allotment, appointment allotment भारतीयों को मिलता है. एनुअल कैप लगा रखी है आर्बिट्री, मतलब आर्बिट्री कैप लगा रखी है यूएस ने कि भाई 65,000 लोगों से ज्यादा को साल में हम H1 वीजा नहीं देंगे. इसका क्या मतलब, हाउ हैव दे कम टू 65,000, ये किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होते हैं. मतलब आर्बिट्री रिजेक्शन होता है. आप गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिजेक्ट कर देंगे. क्यों भाई, शक्ल पसंद नहीं आई, मतलब देयर इज नो रीजन. ठीक है. 12 to 25 years is the time taken by Indians on H1B visa in US to get green card. यानी कोई आदमी जो H1B वीजा पे अमेरिका गया है उसको 12 से 25 साल लगते हैं ग्रीन कार्ड हासिल करने में, परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने में वहां. ठीक है. उसके अलावा अप टू 780 days वेट टाइम फॉर यूएस विजिटर्स वीजा अपॉइंटमेंट फॉर इंडियंस. यानी अगर आप अमेरिका सिर्फ घूमने जाना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, तो 780 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा आपको वीजा इंटरव्यू के लिए. तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है लोगों की, भाई इतना क्या सरदर्दी है कि आप वीजा ही नहीं देते हो. उसके अलावा 3 to 6 month वेट टाइम फॉर इंडियन ट्रैवलिंग टू इंडिया ऑन H1B वीजा टू गेट ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट फॉर वीजा स्टैंप. यानी समझ रहे हो आप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपके पास H1B वीजा है, वो एक्सपायर कर गया, आपको वापस आकर रिन्यू कराना है, तो आपको 3 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा, तब करा पाओगे. और अगर आप उस दौरान इंडिया वापस आ गए तो आपका काम सफर करेगा, क्योंकि आप वो काम अमेरिका से ही कर सकते हो, भारत वापस आ गए तो वो काम कर नहीं सकते. तो बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, अपने परिवार वालों से सालों साल नहीं मिल पा रहे हैं, इसी वजह से कि वापस आएंगे तो वीजा का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है. तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं यूएस वीजा सिस्टम में, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि यूएस का वीजा लगाओ मत, कहीं दूसरी देश चले जाओ. उसके रीजंस क्या क्या है, अगर हम डेटा पॉइंट पे ध्यान दें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, या ऑस्ट्रेलिया है, वहां अगर आपको वीजा अप्लाई करना है तो वहां कोई आर्बिट्रीनेस नहीं है. देयर इज नो आर्बिट्रीनेस. मीनिंग क्या है इसका, कि वहां आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, कंप्यूटर पे सबमिट कर दीजिए और आपका रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस पता चल जाएगा. डॉक्यूमेंट्स में कोई फ्लॉ होगा तो बता दिया जाएगा. जब आप यूएस वीजा के अप्लाई करने जाते हो तो आपका ये जो वीजा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है, इसका कोई रीजन नहीं दिया जाता है, रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते फिर से अप्लाई करो. अब भाई वीजा अप्लाई करने में पैसा भी खर्च होता है, एक फाइनेंशियल मतलब वित्तीय भी समस्या तो होती है. ऐसा तो नहीं हर बार भाई कई डॉलर खर्च करने होते हैं वीजा एप्लीकेशन में. तो एक तो भाई सरदर्द की वीजा अप्लाई करो, रिजेक्ट हो गया, दूसरा फाइनेंशियल बर्डन, दोबारा पैसा दो. तो और तीसरा क्या है, कोई सिस्टम नहीं है, और जो सिस्टम है वो पारदर्शी सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं. यूके में ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. आपने कंप्यूटर पर अप्लाई किया, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उनका जो चेकलिस्ट है अगर वो मीट होता है आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे और आपको रीजन दे देंगे कि इस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ. लेकिन यूएस में ना कोई रीजन दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है, बस रिजेक्ट कर देते हैं. पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, दूसरा रिजेक्ट कर रहे हो बिना बात के. कोई समस्या है तो वो भी तो बतानी चाहिए, तभी तो आदमी ठीक करेगा. तो ये समस्या हो जाती है. तो आगे अगर हम डेटा जानने से पहले ये समझ लें, अगर आप यूपीएससी की सही से तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच 7 जो लास्ट फाउंडेशन बैच है. फाउंडेशन क्यों बोला जा रहा है इसमें, देखिए कभी भी कोई घर बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती. तो अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आपकी नॉलेज बिल्कुल बेसिक से क्लियर नहीं होगी तब तक वो एग्जाम टफ रहता है. तो यहां आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा. प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करी जाएगी आपको, और साथ ही साथ आपको इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, लाइव क्लासेस कराई जाएंगी. और ये 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी. इसमें आप एनरोल कर सकते हो. बाद में वो क्लासेस 2 साल के लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगी. साथ ही साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्रिस्प, कंसाइज, टू द पॉइंट, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में. जो भी भाषा आपको समझ में आती है, पढ़ते हो,
उसमें आप चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसके अंदर खास तौर से मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपके लिए दिन भर अवेलेबल रहेंगे व्हाट्सएप और कॉल पे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, पढ़ाई में कोई तकलीफ है, कुछ पढ़ रहे हो उसमें कोई डाउट आ गया, तो सारी चीजें आप हमारे मेंटर्स से करा सकते हो। और इसके अलावा कई और चीजें हैं, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, ऐसी कई चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसका कॉस्ट है 24,499, आपको ये 18,999 मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे केपी लाइव। इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने डेटा पॉइंट पे। डेटा पॉइंट क्या, अगर हम देखें, पेंडेमिक लेड टू डिक्लाइन इन ग्रीन कार्ड रिसिपिएंट्स इन 2020, यानी 2020 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2020 में ग्रीन कार्ड जो इशुएंस था वो लोएस्ट पे था। इतना कब लोएस्ट पे था? 2003 में इतना कम था। 2007 में सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड इशू हुए भारतीयों को, यहां भारतीयों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2020 में सबसे कम 0.71% ग्रीन कार्ड इश्यूज हुए पर मिलियन एप्लीकेशंस में। तो एक तो ग्रीन कार्ड इशुएंस कम हो गया, ये रीजन है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। रीजन जानना है ना, मैं क्यों वीजा में प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, तो यूएस ने दिए ही नहीं है, सबसे कम लेवल पे पहुंच गया। दूसरा क्या है, अगर हम देख लें कि सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड दिए किसको जाते हैं यूएस में, परमानेंट रेसिडेंसी, तो सबसे ज्यादा 2020 की अगर हम बात करें, मेक्सिको और इंडिया को सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड मिले हैं। मेक्सिको को 1,325,000, भारत को 46,363, 363 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला। उसके बाद चाइना को, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक के लोगों को, फिर वियतनाम, फिर फिलीपींस, फिर एल साल्वाडोर, फिर ब्राजील, फिर क्यूबा और फिर साउथ कोरिया। इतने सारे ये लिस्ट है। सेकेंड नंबर पे भारत है ग्रीन कार्ड के मामले में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ यूएस वीजा इशूड टू इंडियंस इन 2021 वाज लोएस्ट। 2020 में तो लोएस्ट था ही था, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें, उसमें भी सबसे कम वीजा पिछले 20 साल में भारतीयों को 2021 में यूएस ने दिए। तो इस वजह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि इमोशनल स्ट्रेस भी हो जाता है, यार जॉब मिली है, वहां जाकर करना है, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा, तो हाथ से जॉब चली गई। तो ये समस्या, और फाइनेंशियल बर्डन तो होता ही है कि वीजा फीस अप्लाई बार बार करो। उसके अलावा सिर्फ इंडियंस को नहीं, दूसरे देशों में भी सबसे कम वीजा 2021 में, 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में सबसे कम वीजा यूएस ने पिछले साल दी है। तो उस वजह से लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ये बात करें, लाइक बलूसूज वाइफ, ये बलूसू की वाइफ को नहीं मिल रहा था। Thousands of Indian end up waiting in long queues of different category of US visa. लंबी लंबी लाइन खड़े रहते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन क्या, इमोशनल भी आदमी अत्याचार हो रहा है, इमोशनल अत्याचार भी हो रहा है और फाइनेंशियल अत्याचार भी हो रहा है लोगों के ऊपर। तो वो सब लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया। और ये इसलिए ही है क्योंकि सीधा सा रीजन ये है कि वहां का जो प्रोसेस है, वीजा का प्रोसेस, ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों आपका वीजा रिजेक्ट हो रहा है ये बताते ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार वहां काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी को वहां ले जाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को ले जाना चाहते हैं ताकि वो अपना देखभाल कर पाए, लेकिन उनको वीजा ही नहीं मिलता है, तो बेचारे अपने परिवार वालों से ही नहीं मिल पा रहे हैं बहुत दिनों तक। तो ये बहुत ही किसी भी इंसान के लिए फ्रस्ट्रेटिंग चीज हो सकती है। तो जैसे अजय बुलूसू ने बोला, वी लिव इन सिंगापुर, हम सिंगापुर में रह रहे हैं क्योंकि मेरी पत्नी को यूएस का वीजा नहीं है, हम दोनों यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हाई टैक्सेस पे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यूएस की परमानेंट रेसिडेंसी है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कार्ड है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, मेरी वाइफ के पास ग्रीन कार्ड नहीं है, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, मेरी वाइफ आकर वहां रह नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है ऐसे ग्रीन कार्ड का? तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। Those who have gone through the US immigration system know the frustration and emotional financial burden and the causes. Causes क्या है? क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है उनके सिस्टम में, यूएस सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, वो बहुत ही ओपेक है। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया क्यों आपका रिजेक्ट हो रहा है, क्यों आपको मिल रहा है, और फ्रस्ट्रेटिंग है। ठीक है,
मैं भी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे एक जान पहचान वाले थे, ठीक है, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है जो जानता हूं मैं, कि उन्होंने दिल्ली एम्बेसी, यूएस एम्बेसी में जाकर वीजा अप्लाई किया, एजुकेशन वीजा। उस बेचारे को बहुत कोई आईवी लीग यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वो यूएस में जाकर, उस दिल्ली कॉन्सुलेट में जाकर, यूएस कॉन्सुलेट में जाकर वीजा अप्लाई किया, उसका वहां से रिजेक्ट कर दिया, रीजन नहीं दिया। वो बेचारा चेन्नई कॉन्सुलेट जाकर दिया, उसको वहां से वीजा दे दिया, रीजन भगवान जाने। तो यही जो ओपेक सिस्टम है, ये जो फ्रस्ट्रेटिंग सिस्टम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग हर साल सालों साल परेशान होते हैं। और अब क्योंकि पेंडेमिक ने क्या दिखा दिया है, पेंडेमिक ने यह दिखा दिया है कि जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी बैठ के, आईटी सेक्टर के लोग दुनिया में कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं। तो जो कंट्रीज इस तरीके का सिस्टम रखेंगे, जो कंट्रीज इस तरीके के टफ इमिग्रेशन रूल्स रखेंगे, ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट चीजें रखेंगे, वहां टैलेंट जाएगा ही नहीं। टैलेंट वहां जाएगा जहां लोग सेफ फील करेंगे, जहां लोग वेलकमिंग फील करेंगे, जैसे सिंगापुर। क्योंकि सिंगापुर क्या है, फ्रेंडली नेशन है, सेफ नेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग है, तो यहां तो भारतीय आराम से चले जाएंगे। तो यहां लोग जाकर परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करेंगे, वहां से काम करेंगे, यूएस का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, वहीं से काम करेंगे। तो यूएस कौन जाएगा फिर? तो यह बोला जा रहा है कि अगर यूएस के जो टफ इमिग्रेशन रूल्स हैं इनमें बदलाव नहीं लाया गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई गई, तो यही होगा कि बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज को प्रेफर करेंगे वहां जाकर रहना। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है नॉन ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली परेशान होते हैं, फिजिकली परेशान होते हैं, इमोशनली परेशान होते हैं कि यार किस रीजन से रिजेक्ट कर रहे हो, बता तो दो, कोई बताता नहीं। ठीक है, तो यह था कि यूएस वीजा में भारतीयों को समस्या क्यों हो रही। क्योंकि एक तो यूएस ज्यादा वीजा दे नहीं रहा 2020 के बाद से, दूसरा ग्रीन कार्ड भी नहीं दे रहा उतने ज्यादा, तीसरा ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई रीजन नहीं दिया जाता क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो मेरी आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके सेशन एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, फाउंडेशन बैच है, ये आखिरी फाउंडेशन बैच है इस साल का। इसके बाद कोई फाउंडेशन बैच नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको इस कोर्स में एनरोल करना है। ये 24,499 का है, 19,000 रुपए 18,999 में आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना है आपको KP लाइव। क्या यूज करना है? KP लाइव। ठीक है, और जो भी बच्चे मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं वो सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। ये 3 जगह हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर सेशन की PDF आपको चाहिए तो आप यहां सेशन की PDF मेरे से ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।